बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फरीदा। लेट अस स्टार्ट बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेट अस एंड दिस चैप्टर विथ आवर लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखो फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स देखो कुछ टर्म्स हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। फैक्टर्स में क्या ही होगा, एक प्लांट के आसपास क्या हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे या फिर इंटरनल फैक्टर्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस के रेट को, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि एक होता है, एक कंडीशन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और एक कंडीशन है फोटोसिंथेटिक यील्ड। ठीक है, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों वर्ड जो हैं आपके क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो जनरली ये जो है ये नापा जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी जो है वो दो कंडीशन शो कर सकता है। एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, which is GPP, and the second one is net primary productivity, that is NPP. Good morning Akarsh, good morning Gautam, good morning Soni, a very good morning to all of you. हाँ भैया, देखो तो यहां पर बात कर रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप कहते हो, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग किस टर्म में कैलकुलेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन जो हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है ये हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जो यूनिट होगा वो केजी, कितना किलो आपने खाना बनाया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। ठीक है, लेट सपोज कि मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया तुमने, एक एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर का, और उस 1 मीटर स्क्वायर में कितने केजी तुमने फूड बनाया है। ठीक है, इन 1 ईयर। ठीक है, इन 1 ईयर, केजी बाय मीटर स्क्वायर और ईयर। ठीक है, एक साल में 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने केजी तुमने फूड बनाया है, और वो जो तुमने फूड बनाया है उससे कितना एनर्जी हमें मिल सकता है। तो इसको
एनर्जी के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर इन 1 ईयर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कंडीशन प्रोडक्टिविटी का, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी जो है दो तरीके की है, एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज जीपीपी, और एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज एनपीपी। एनपीपी जो है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, ये आफ्टर लॉस। जैसे मान लो कि आपने कोई हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो कंप्लीट करने के बाद तो आपने हॉस्पिटल ज्वाइन किया और उस हॉस्पिटल में लेट सपोज कि आपकी ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी है 5 करोड़ पर मंथ, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी हो गया आपका 5 करोड़ पर मंथ, बट आपको घर दिया गया है रहने के लिए, एक बहुत बढ़िया घर दिया गया है रहने के लिए, ठीक, एक 5 स्टार घर दिया गया है रहने के लिए, तो उसका वो लोग काट लेते हैं 1 करोड़ रुपया, है ना, महीने का। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग ब्रांड की कार दी गई है ना। किसी दिन आप जो है मर्सिडीज से आइए, किसी दिन ऑडी से आइए, किसी दिन रेंज रोवर से आइए। उस फैसिलिटी को देने के लिए भी वहां पर वो 1 करोड़ रुपए आपको चार्ज करते हैं पर मंथ, ठीक है। अब ये सब कट रहा है आपके सैलरी से, ठीक है। ये जो फैसिलिटीज हैं इनको देने के लिए यहां पर आपकी सैलरी से कट रहा है पैसा। तो एक हो गया घर के लिए, एक हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके अलावा आपको घूमने, हर साल जो है घूमने जाने के लिए, जैसे यूरोपियन टूर पे आप जा रहे हो तो उसके लिए लेट सपोज आपको 1 करोड़ लग रहा है, तो वहां पर वो भी आपको पर मंथ जो है वो उसमें से भी पैसा कटता है घूमने जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे खर्चे उन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। तो लास्ट में आपको जो सैलरी मिलती है, सारे अलाउंसेस देने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है हाथ में, आपके हाथ में, दैट इज 5,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 5,000 रुपया पर मंथ। तो ग्रॉस सैलरी कितना था तुम्हारा? 5 करोड़ पर मंथ, बट हाथ में तुम्हारे कितना बचा, कितना जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो कितना बचा? 5,000। गुड मॉर्निंग सुमित। तो तुम्हारे हाथ में कितना बच गया? 5,000 रुपया एक महीने के अंदर। तो ये चीज डिफरेंस होता है। तो वो जो 5,000 रुपया हुआ वो हुआ क्या तुम्हारा? नेट सैलरी, है ना। और 5 करोड़ क्या हो गया तुम्हारा? ग्रॉस सैलरी। तो आप ये समझिए कि एग्जैक्टली वही है। ग्रॉस मतलब क्या हो गया? टोटल। और नेट मतलब क्या हो गया? खर्च निकालने के बाद। अब प्लांट क्या खर्च कर रहे होंगे भाई? रेस्पिरेशन में। जो खाना बना रहे हैं, ये जो केजी में खाना बन रहा है, ये खाना वो खुद भी तो कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। जो खाना हमने बनाया फोटोसिंथेसिस में, वो ही खाना वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि उसमें से मान के चलो कि 90% खाना यूज हो जाता है। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके खाना बनाया, C6H12O6, ठीक है। अब ठीक है, मान लो कि ये 100 kg हमने बनाया। उस 100 kg में से 90 kg यानी 90% यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। 90% तो उन्होंने खुद ही यूज कर लिया प्लांट ने, बाय प्लांट, ठीक है। और सिर्फ 10% बच गया। स्टोर्ड, ठीक है। सिर्फ 10% जो है बच गया। तो ये जो बच गया है ये आपका हो गया क्या? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये जो प्लांट ने कंज्यूम कर लिया, ये जो टोटल बनाया था, सॉरी, ये तो हो गया रेस्पिरेटरी लॉस। ये जो 90% है ये क्या हो गया हमारा? रेस्पिरेटरी लॉस।
इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग कैपिटल आर से, और ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक साल में 100 किलो कितने दिन में बनाया है, एक साल में, ठीक है, लेट सपोज। तो ये कंडीशन हो गया, यानी अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी लॉसेस, या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। ये कंडीशन आपका हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले चीज तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये यूज होने वाला है आपके आने वाले लेक्चर में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास। एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रोडक्टिविटी। हाउ डू वी डिफाइन दिस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ठीक है, विच इज द बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज द प्रोडक्टिविटी। और ध्यान रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, ठीक है। एनिमल, हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा अगर उसको हम लोग वे करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बायोमास। तो ध्यान रखना, कंज्यूमर के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, हमारे अंदर भी खाना स्टोर किया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्शन। और प्लांट के अंदर क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन। क्योंकि पहले स्टार्ट कौन करता है, ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कौन करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में कौन आ गए, प्लांट्स। तो प्लांट्स हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और हम लोग कौन हो गए, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, है ना। इसी नाम पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये प्रोडक्टिविटी या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको मैंने बता दिया, और हम लोग यहां पर जीपीपी और एनपीपी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर जो है एक अंकल का नाम याद रखना है, ब्लैकमैन अंकल। ब्लैकमैन अंकल ने क्या बताया, अच्छा एक और चीज, एक और वर्ड है जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे लिमिटिंग एक वर्ड है जो बार बार रिपीट होगा। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा फैक्टर या एक ऐसा रिएजेंट जिसकी कमी हो हमारे पास जीवन में, तो अगर आपको उस चीज की कमी है तो उसको आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग है वो चीज, है ना, कम है वो चीज। तो जब भी मैं बोलूं लिमिटिंग, जैसे बोल दिया जाए कि CO2 इज लिमिटिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर CO2 कम है, ठीक है। लिमिटिंग क्या हो गया, कम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लिमिटिंग जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, आप केमिस्ट्री में भी यूज करते हो लिमिटिंग रीएजेंट।
एक ऐसा रिएजेंट जिसकी कमी हो, है ना, रिएक्शन में। तो आप हमेशा याद रखते हो कि कोई भी रिएक्शन चल रहा है, कोई भी रिएक्शन चल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी आप रिएक्शन करा रहे हो, इज डिटरमाइंड बाय द लिमिटिंग रिएक्टेंट या फैक्टर, ठीक है। जो फैक्टर कम होगा, जो रिएक्टेंट कम होगा, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, और यही चीज हमें ब्लैकमैन अंकल ने समझाया, ठीक है। ब्लैकमैन ने बोला लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, when a biological process conditioned as to its rapidity, मतलब क्या, उसका मतलब रिएक्शन चल रहा है अगर by a number of separate factors, अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एक से ज्यादा फैक्टर्स अगर हैं वहां पर, तो रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोवेस्ट फैक्टर, ठीक है। यानी वहां पर जो सबसे कम होगा उसके हिसाब से रेट डिसाइड होगा उस रिएक्शन का। तो ये थोड़ा सा, ये जो है ये डेफिनेशन हो गया, आपको डेफिनेशन याद नहीं करना, आप कोई बोर्ड के एग्जाम तो दोगे नहीं। तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यहां पर याद नहीं करना पड़ेगा, मैंने आपको मतलब समझा दिया कि अगर कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो द रेट ऑफ दैट प्रोसेस, रेट ऑफ दैट रिएक्शन विल बी डिटरमाइंड बाय द लिमिटिंग फैक्टर। जो स्लोवेस्ट या कम जो होगा वो ही उसी की हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस इज रेगुलेटेड यानी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, लाइट, ठीक, अफेक्ट्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हो गया फैक्टर नंबर 1। यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा टोटल 5 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर कौन हो गया, लाइट हो गया। अब लाइट में टोटल 3 चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। एक हो गया लाइट इंटेंसिटी, कितनी एनर्जी है लाइट में, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। लाइट में कितनी एनर्जी है, मतलब एक यूनिट एरिया में जो लाइट गिर रहा है उस लाइट में कितना एनर्जी है, तो ये हो गया लाइट इंटेंसिटी। इसके अलावा यहां पर क्या आता है, लाइट का क्वालिटी, और तीसरा आता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट जो फैक्टर है उसमें 3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला है क्या, लाइट का इंटेंसिटी कितना है, लाइट में एनर्जी कितनी है। दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी मतलब क्या, वहां पर कैसा लाइट है, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, ठीक है। तो वहां पर क्वालिटी कौन सी है लाइट की, या मिक्स्ड लाइट है, जैसे बोल दिया व्हाइट लाइट, तो व्हाइट बोल दिया मतलब क्या, उसमें सारे सातों क्या हैं, मिक्स हैं, रेड भी है, ब्लू भी है ना, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है। और एक हो गया ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितनी देर तक, मतलब मान लीजिए कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से लाइट अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, और शाम 6 बजे तक है, यानी ड्यूरेशन कितना हुआ लाइट अवेलेबिलिटी का, 12 घंटे। तो 12 घंटे लाइट देकर आप कितना इनपुट कितना दिया तुमने, 12 घंटा का, और उसमें से फोटोसिंथेसिस हमें कितना मिल रहा है, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट इंटेंसिटी के साथ। लाइट में एनर्जी के से क्या फर्क पड़ता है, देखो एक ग्राफ दिखाया मैंने आपको, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस पर हम देख रहे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी स्पीड,
किस स्पीड से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला जो एक्सिस है, इस पर हम क्या दे रहे, लाइट इंटेंसिटी। मतलब यहां पर लाइट इंटेंसिटी कम, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और, मतलब जैसे जैसे आप एक्सिस पर आगे जाओगे, इसका मतलब है कि लाइट की एनर्जी वहां पर बढ़ रही है, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी हम लोग इधर बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी दिखाया हुआ है, लाइट में एनर्जी कितना, इधर कम इधर ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या दिखाया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस स्पीड से, है ना। यहां पर देखो कम है स्पीड, फिर बढ़ा रहे हैं हम लोग स्पीड, रेट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो रेट का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट टाइम, ठीक है। पहले हो सकता है कि एक घंटे के अंदर पहले 10 ग्राम खाना बन रहा था। मान लो एक लाइट एनर्जी में 1 घंटे के अंदर 10 ग्राम खाना बन रहा था, और फिर जब तुमने लाइट एनर्जी बढ़ाई तो वहां पर 100 ग्राम खाना बनने लगा 1 घंटे के अंदर, ठीक है। पहले 1 घंटे में कितना बन रहा था, 10 ग्राम, और अब 1 घंटे में कितना बन रहा है, 100 ग्राम। तो ये जो डिफरेंस आया, स्पीड बढ़ गई, पहले 1 घंटे में 10 ही बन रहा था और अब 1 घंटे के अंदर 100 बन रहा है, यानी स्पीड बढ़ गई खाना बनाने की। तो ये जो स्पीड बढ़ा दी है तुमने, उस पे वो जो रेट है उस पर एनर्जी का क्या फर्क पड़ता है, लाइट इंटेंसिटी का क्या असर पड़ता है। हाँ आकर्ष, बिल्कुल 10% एनर्जी सनलाइट की एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है। 2 to 10% या 1 to 5%, 2 to 10% ऑफ पार, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि यहां पर मान लेते हैं सन है और ये हमारा प्लैनेट है और यहां पर प्लांट है, और हम जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है, इट इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर। तो जब हम लोग लाइट की बात करते हैं तो सन से जो लाइट निकला, एक तो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो गया, तो मोर देन 50% रेडिएशन जो है is reflected or absorbed by atmosphere, ठीक है। और इसमें से ये जो एंटर कर रहा है, लेस देन 50% रेडिएशन एंटर्स एटमॉस्फेयर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और आपको बताया हुआ है कि ये जो है, ये जो टोटल लाइट है, ये हो गया टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यानी TISR। तो यहां पर जो प्लांट्स के पास अवेलेबल होता है, प्लांट्स गेट 2 to 10% ऑफ पार और और 1 to 5% ऑफ TISR, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। टोटल सोलर रेडिएशन का 5% मैक्सिमम या फिर पार का 10% जो है ये अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है
तो अब यहां पर हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं इस पर। ये जो ग्राफ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। देखो सबसे पहले तो है क्या, लो लाइट इंटेंसिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट और हाई लाइट में क्या डिफरेंस आता है? लो लाइट और हाई लाइट में क्या डिफरेंस आता है? लो लाइट इंटेंसिटी यानी एनर्जी जब कम होगा तब क्या फर्क पड़ेगा, और एनर्जी जब ज्यादा होगा तब क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीजें हमें समझनी हैं। अब देखो, अगर तुम यहां से लगभग देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां पर लो लाइट इंटेंसिटी है, और ये जो एरिया है लगभग यहां पर देख सकते हो कि ये वाला एरिया जो है ये क्या होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो लो लाइट इंटेंसिटी वाला जो रीजन है, जैसे जैसे आप यहां पर लाइट की एनर्जी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब क्या, जब एनर्जी कम थी, देखो यहां पर, तो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना था, इतना, फिर तुमने एनर्जी बढ़ाई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर गया, फिर तुमने और एनर्जी बढ़ाई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और बढ़ गया, है ना, स्पीड बढ़ रहा है। पहले हम लोग एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी पे सिर्फ 10 ग्राम बना पा रहे थे, फिर हमने लाइट एनर्जी बढ़ा दी। लाइट एनर्जी बढ़ाने के बाद, मतलब मान लो कि 10 बज चुके हैं, है ना, सुबह के 10 बज चुके हैं, तो वहां पर लाइट इंटेंसिटी इतनी होगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो पहले 1 घंटे में 10 ग्राम बन रहा था वो अब 1 घंटे में 50 ग्राम बनने लग गया। फिर दोपहर का समय हो गया, 1 बज चुके हैं, ठीक है, 1 बज चुका है, तो वहां पर अब कितना बन रहा है, 100 ग्राम पर आवर की स्पीड से खाना बन रहा है। तो आप जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, रेट जब भी मैं बोलूं तो टाइम को कंसीडर करना कि उस पर्टिकुलर टाइम में इतना। बट एक ऐसा लाइट इंटेंसिटी, ये जो डी वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, डी इज द पॉइंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स कांस्टेंट। मतलब डी पॉइंट के बाद आप कितना मर्जी उतना लाइट बढ़ा लो, एनर्जी बढ़ा लीजिए, यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस ग्राफ का सबसे पहला कंक्लूजन, ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन क्या हुआ कि लो लाइट इंटेंसिटी पर ग्राफ शो लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीनियर रिलेशन, इस ग्राफ में लीनियर का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वाई एक्सिस का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो जब इस तरह का कंडीशन होगा तो इसको आप क्या बोलोगे, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट है यहां डी पॉइंट डी, ठीक है। व्हाट इज पॉइंट डी? लाइट इंटेंसिटी at which light intensity beyond which
rate of photosynthesis do not increase ठीक है, डू नॉट इंक्रीज। इसके बाद आप देखोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऊपर नहीं गया, तो ये जो पॉइंट डी है, ठीक है, ये पॉइंट डी क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट। डी क्या हो गया, डी कौन से एक्सिस पर है, लाइट इंटेंसिटी पर है। तो डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका जो इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइट इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ऐसा लाइट इंटेंसिटी है जिसके बाद आप कितना मर्जी एनर्जी बढ़ा लो, इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम रेट होता है, the point where the rate of photosynthesis is maximum is known as saturation point। क्या बोलेंगे इसको, saturation point बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि B जो है, B आपको दिख रहा होगा, A, B एंड C। तो A क्या रिप्रेजेंट करता है, A क्या रिप्रेजेंट करता है, लो लाइट इंटेंसिटी, B क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन पॉइंट, और C क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक। तो यहां पर A क्या रिप्रेजेंट करता है, लो लाइट इंटेंसिटी, B क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन पॉइंट, और C क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना, लो, सैचुरेशन पॉइंट एंड हाई। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हाई जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी पर कांस्टेंट है। तो आपने क्या बोला कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स कांस्टेंट since other factors become limiting। याद करो हमने क्या बोला हुआ है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है विच इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन फैक्टर्स, ठीक है, एक से ज्यादा फैक्टर्स यहां पर इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर तुमने बोल दिया कि हाई लाइट इंटेंसिटी, आप सिर्फ लाइट बढ़ाते जा रहे हो, बाकी चीजों का पता ही नहीं है। CO2 एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उतना ही रहेगा 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही है, पानी उतना ही है, ठीक है। बाकी जो आपका जो लाइट जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन उतना ही है, सेम लेवल है। तो बाकी फैक्टर्स अगर यहां पर कांस्टेंट हैं और तुम सिर्फ लाइट बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम तक तो बढ़ेगा, बट कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी, क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे CO2 हो गया, पानी हो गया, ये क्या हो गए, लिमिटिंग हो गए, अब ये कम पड़ने लगेंगे हमें, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो तुमने समझा, अब इस ग्राफ को यूज करके हम लोग कुछ नए टर्म्स देखते हैं। ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, बेस्ट। ऑप्टिमम का मतलब कुछ लोग समझते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, ठीक है। अब जैसे आपसे बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने घंटे तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, तो अब 2 आंसर हो सकते हैं। एक, तुम बोलो सर 24 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तुमने बोला, मान लो तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुमने बोला कि सर 24 घंटे पढ़ सकते हैं, अपने को तो जाना है, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट यू कैन स्टडी। मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हुआ तुम्हारा, 24 घंटे।
बट क्या 24 घंटे पढ़ना फीजिबल है? ये तो क्या हो गया आइडियल कंडीशन, ये पॉसिबल नहीं है नेचर में कि आप 24 घंटे एक काम कर पाओ। ठीक है, खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेट करना है ना, दोस्तों के साथ बात करना है, मूवी भी थोड़ा बहुत देख ही लेना है। ठीक है, तो मतलब क्या आपको कम से कम अगर आप 6 से 7 घंटे अगर डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट ला के दे सकता है। ठीक है, 6 से 7 घंटे, और बाकी आवर्स में आप अपने को रिजुवेनेट कर सकते हो कि हाँ एनर्जी वापस से रिसाइकिल कर लिया आपने, ताकि फिर से अगले दिन उसी एनर्जी के साथ पढ़ पाओ, है ना, कंसंट्रेशन बना रहे। तो यानी बेस्ट क्या हो गया 6 घंटा, और मैक्सिमम कितना हो गया 24 घंटा। तो 24 घंटे मान लो एक दिन तुमने पढ़ भी लिया तो अगले दिन तुम्हारी बॉडी ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी सिस्टम ब्रेकडाउन, सिस्टम फेलियर। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम का रिजल्ट। और एक हो गया 6 आवर्स, 6 घंटे आप लगातार पूरे साल पढ़ते जाओगे, सिस्टम भी बरकरार रहेगा और आप इंजॉय भी करते जाओगे। तो ये जो 6 घंटा है ये तुम्हारी बॉडी के लिए क्या हो गया बेस्ट। तो बेस्ट मतलब क्या होता है ऑप्टिमम। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम और ऑप्टिमम में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम मतलब क्या हो गया बेस्ट, बेस्ट लाइट इंटेंसिटी, और बेस्ट लाइट क्या होता है सैचुरेशन पॉइंट। बेस्ट लाइट क्या होता है सैचुरेशन, आप ग्राफ में ही देख सकते हो, है ना। यहां पर देखो इस वाले पॉइंट पर अगर तुम इतनी लाइट इंटेंसिटी मेंटेन करो, ठीक है, यानी जैसे मान लो कि ये वाला जो लाइट एनर्जी है, इतनी एनर्जी अगर तुम मेंटेन करो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रहेगा और ये इतने पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, आपका फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा इसी स्पीड के साथ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, लाइट सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखो 2 तरीके के प्लांट्स हैं, एक को बोला है सियोफाइट्स, एक को बोला है हीलियोफाइट्स। ठीक, सीओ का मतलब क्या होता है शेड, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, हेलियो का मतलब होता है सन, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। तो शेड में, है ना, शेड में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स है, जैसे मनी प्लांट आप देखो, उसको आप शेड में भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सियोफाइट्स कौन हो गए, या ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब कहां पर ग्रो करते हैं, शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये जो शेड वाले जो प्लांट्स हैं इनका जो ऑप्टिमम है वो कितना है 10%। मतलब जो फुल समर लाइट होता है गर्मी में, जैसे इक्वेटर की अगर बात करें, इक्वेटर पर दोपहर को 1 बजे जो लाइट एनर्जी होगी, जो लाइट इंटेंसिटी होगी, वो होगी फुल समर लाइट। ठीक है, फुल समर लाइट जो लगभग 10,000 कैंडल फिट होता है, उसका सिर्फ 10% अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। कहां पर, सियोफाइट्स में। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस सियोफाइट्स में कब हो सकता है, सिर्फ 10% ऑफ टोटल सनलाइट, सोलर लाइट जो समर में होता है। जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लाइट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इनका देखो सैचुरेशन कब आता है, 50 to 70% ऑफ टोटल सनलाइट, समर लाइट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि शेड प्लांट्स को कितना लगता है, सिर्फ 10% ऑफ टोटल समर लाइट। और हेलियोफाइट्स, ये सन प्लांट्स इनको कहते हैं, इनको लाइट ज्यादा चाहिए होता है, तो इनको टोटल कितना चाहिए होगा, 50 से 70% ऑफ फुल समर सनलाइट। ठीक है, यानी ज्यादा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है सैचुरेशन पॉइंट। हां, यहां पर एक वर्ड आया है सोलराइजेशन। देखो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो ग्राफ अभी हमने देखा था वो कंप्लीट नहीं था। अब मैं आपको कंप्लीट ग्राफ दिखा रहा हूं। देखो लो लाइट इंटेंसिटी पर ऐसा लीनियर रिलेशन है, ये क्या हो गया, लो लाइट इंटेंसिटी पर लीनियर रिलेशन है। जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हो वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। फिर हम क्या करेंगे कि ये एक पॉइंट पर ऐसा, ये एक पॉइंट होगा जहां पर आप कांस्टेंट हो जाओगे,
ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट आपका आया है, इसके बाद अगर हम लोग मान लेते हैं कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, ठीक है, तो कुछ देर तक तो ये ऐसा कांस्टेंट रहेगा, बट कुछ देर के बाद फिर ये नीचे आना स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन। ठीक है, यहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नीचे जाने लगेगा। तो ये नीचे क्यों जा रहा है? फोटोसिंथेसिस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बियॉन्ड लाइट सैचुरेशन पॉइंट कॉजेज क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लोरोफिल यहां पर जब ज्यादा लाइट एनर्जी आप दोगे तो आपको पता है कि क्लोरोफिल का क्या होने लगता है? ऑक्सीडेशन, जिसको तुम क्या भी बोलते हो? फोटो ऑक्सीडेशन। तो जब क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन होगा तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, और क्लोरोफिल डैमेज हुआ यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? कम। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो कम हो रहा है वो किस वजह से है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड व्हिच इज नोन एज सोलराइजेशन। सोलर एनर्जी की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, सोलराइजेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सैचुरेशन पॉइंट के बाद कुछ टाइम के बाद, इमीडिएटली नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर दो टर्म्स यहां पर बताए हैं, एक है लाइट कंपनसेशन पॉइंट और एक है लाइट सैचुरेशन पॉइंट। लाइट सैचुरेशन पॉइंट तुम्हें बता दिया है ऑलरेडी। लाइट कंपनसेशन पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। देखो, दो टर्म्स हैं, एक है सैचुरेशन पॉइंट और एक है कंपनसेशन पॉइंट। किसी भी फैक्टर के लिए हो सकता है। ग्राफ की मदद से समझते हैं। देखो, तीन पॉइंट्स हैं, एक ये हो गया पॉइंट ए, एक ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट सी। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्पनसेशन पॉइंट। ये जो पॉइंट बी है इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन और सैचुरेशन पॉइंट। और ये जो पॉइंट सी है ये है
मैक्सिमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मतलब है। एक बार सबसे पहले कंपनसेशन पॉइंट देखते हैं। तो देखो ग्राफ से तो आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही रहा होगा कि यहां पर दो प्रोसेस हैं, एक वाई एक्सिस पर है, एक एक्स एक्सिस पर है, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करें पॉइंट ए को, विच इज द कॉम्पनसेशन पॉइंट, what is compensation point? Point below which process cannot continue। मतलब इतना कम कि वहां पर वो प्रोसेस चल ही नहीं सकता, जैसे ये वाला। ठीक है, कॉम्पनसेशन पॉइंट। मान लो कि इस एक्सिस पर हम लोग लाइट रख देते है ना, लाइट इंटेंसिटी, तो यानी इतनी कम लाइट इंटेंसिटी कि उस पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। मान लो सुबह के 5:30 बजे हैं, अब लाइट तो है अवेलेबल, बट इतनी कम लाइट इंटेंसिटी है कि PS1 और PS2 दोनों एक्टिव ही नहीं हो पा रहे, सिर्फ PS1 चल रहा है। तो जब तक PS2 नहीं चलेगा तब तक ATP और NADPH दोनों नहीं मिलेंगे, और ATP और NADPH जब तक नहीं मिलेंगे तो CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यह चीज आपको समझना है कि कंपनसेशन पॉइंट इज द मिनिमा पॉइंट, है ना, मतलब ये वो पॉइंट है जिस पर आप फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिलो विच नहीं, एट इवन दिस पॉइंट ऑल्सो, बिलो पॉइंट बिलो और सेम at which process cannot continue। ठीक है, cannot continue। इस पॉइंट पर भी ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं होगा, ना इससे कम होना चाहिए, ना इस पॉइंट पर भी ये सेफ नहीं है, यहां पर क्या होगा, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, भूखमरी पॉइंट। मतलब इतना कम खाना बनेगा, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट, इतना कम खाना बनेगा प्लांट के अंदर कि प्लांट में, याद करिए कि फोटोसिंथेटिक सेल्स भी होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स भी होते हैं, तो इतना कम खाना बनेगा इस पॉइंट पर कि प्लांट ज्यादा देर तक उस खाने के साथ सरवाइव नहीं कर सकता। तो कंपनसेशन पॉइंट क्या हो गया, भूखमरी पॉइंट, राइट। अच्छा, दूसरा बी क्या है, सैचुरेशन पॉइंट। पॉइंट एट विच प्रोसेस मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस, कैन कंटिन्यू। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट ये वाला हो गया आपका बी पॉइंट। यहां पर आपका जो है कंटिन्यू हो रहा है डायरेक्टली, मतलब इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, इतना बढ़िया ये लेवल है, ये पॉइंट है कि इस पर ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे कर सकता है। ठीक है, बट जब आप यहां पर एनर्जी बढ़ाओगे ना, यानी सी मैक्सिमा, पॉइंट एट विच और बियॉन्ड विच process will start declining, नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी ग्राफ में जब हम लोग दो फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स मिलते हैं हमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, कंपनसेशन पॉइंट, ऑप्टिमा पॉइंट एंड मैक्सिमा पॉइंट। तो कंपनसेशन क्या हो गया, भूखमरी, सैचुरेशन क्या हो गया, बेस्ट,
है ना, बेस्ट और मैक्सिमा जो है ये खराब है, इसमें डिस्ट्रक्शन होने लगेगा सिस्टम का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब लाइट कंपनसेशन पॉइंट को देखते हैं। देखो कंपनसेशन पॉइंट मतलब क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, इस पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाता है। यानी यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी खाने में, और ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम लोग C6H12O6 को CO2 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जितना खाना तुमने बनाया वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसी प्लांट के अंदर इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर जितना खाना बनाओगे वो खुद ही प्लांट कंज्यूम कर जाएगा। फूड फॉर्म्ड is so less that it is completely consumed by plant itself and still scarcity occurs in non photosynthetic cells, ठीक है। मतलब सिंपल सा चीज है कि मान लेते हैं कि मैं एक फोटोसिंथेटिक सेल हूं, मुझे खाना बनाना आता है, लेट्स सपोज रोटी बनानी आती है मुझे, और मैं खुद 10 रोटी खाता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरा कंजम्पशन कितना है, 10 रोटी, और तुम भी यहीं पर बैठे हो, ठीक है। तुम सबको भी 10-10 रोटी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब मान लेते हैं कि यहां पर टोटल 10 लोग थे इंक्लूडिंग मी। अब यहां पर अगर हम लोग 100 रोटी बनाएंगे टोटल, अगर तुम तो बना नहीं सकते, मुझे आती है बनानी रोटी, तो मैं क्या करूंगा, 100 रोटी अगर बनाऊंगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10-10 रोटी, हमारा पेट भर जाएगा, ठीक है। फिर किसी दिन मेरा मूड नहीं कर रहा, लेट सपोज 80 रोटी बनाई मैंने, सिर्फ 80 रोटी, तब भी थोड़ा थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। 10 तो मुझे खाना ही है क्योंकि मुझे काम करना है, तुम तो बैठने वाले आदमी हो, तो 10 रोटी मैं तो खाऊंगा, पहले मैं अपना निकाल लूंगा फिर तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो 10 मैंने निकाल लिया और फिर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट मान लो किसी दिन मैं सिर्फ और सिर्फ 10 ही रोटी बनाऊं। किसी दिन ऐसा हुआ कि मेरे को मजे लेने थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 ही रोटी बनाई और वो सारी 10 रोटी मैं खा गया। तो यहां पर क्या हुआ है, सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, तुम सब क्या हो गए, भूखे रह गए। तुम कौन थे, नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, मैं कौन था, फोटोसिंथेटिक सेल। तो मैंने अपनी भूख तो मिटा ली बट तुम भूखे रह गए, तो तुम क्या होगे, गायब हो जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। जब तक रिजर्व फूड रहेगा तब तक तुम जिंदा रहोगे, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। बट सिंस वी आर अ सिस्टम, तुम्हारी डेथ होगी तो फिर मेरी भी डेथ हो जाएगी, तो अल्टीमेटली प्लांट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर आपको, जैसे लाइट की अगर बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपने क्या बोला कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जितना खाना आप बना रहे हो अगर वो सेम है, इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो जितना खाना तुम 1 घंटे में बनाओगे उतना खुद ही कंज्यूम कर जाओगे, तो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स के लिए कुछ बचेगा नहीं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड आफ्टर सम टाइम फाइनली द प्लांट, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो क्या है,
at compensation point there is no apparent gaseous exchange. ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते थे ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और रेस्पिरेशन में क्या करते थे कि ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते थे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिलता था हमें? CO2। यानी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और CO2 निकल रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जितना ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, या जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा था वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। रेस्पिरेशन में हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा और फिर से ऑक्सीजन निकलेगा और फिर ये ऑक्सीजन यहां पर यूज हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये ऐसी चलती जाएगी। ये जो साइकिल है ये ऐसा चलता जाएगा। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में कंज्यूम होता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का स्पीड बराबर है, इसलिए प्लांट के लीव से ना कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीजन, दोनों का जो मतलब एक्सचेंज हो रहा होगा, बट जो नेट एक्सचेंज है वो कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि द apparent gaseous exchange that is with respect to CO2 and oxygen is no gaseous exchange, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। no gaseous exchange occurs at the compensation point, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। लाइट सैचुरेशन पॉइंट आपको ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक। अब लाइट की क्वालिटी ये आपको बता दिया था कि ये जो 400 to 700 नैनोमीटर का जो लाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एंड जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है ये सबसे ज्यादा होता है व्हाइट लाइट के लिए, क्योंकि ये मिक्स्ड लाइट है, कंसिस्ट ऑफ, है ना, विबग्योर, पूरे की पूरी लाइट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि व्हाइट लाइट जो है ये सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस व्हाइट लाइट पर होगा, उससे कम कहां पर होगा? रेड लाइट, और उससे कम कहां पर होगा? ब्लू लाइट। सबसे मिनिमम कहां पर होगा? ग्रीन लाइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी लाइट पर कितना फोटोसिंथेसिस होगा। ड्यूरेशन की अगर बात करें, देखो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्यूरेशन का, बट हां, अब मान लो कि 12 घंटे में एक प्लांट 10 केजी खाना बनाता है। फॉर एग्जाम्पल 12 घंटे में एक प्लांट 10 केजी खाना बनाता है, तो 2 घंटे में ऑब्वियस सी बात है कि खाना कम बनेगा, ठीक है। मान लो 10 घंटे में 10 केजी बन रहा है तो 2 घंटे में 2 केजी बन रहा होगा, ठीक है। यानी ड्यूरेशन का फर्क ओवरऑल खाने पर पड़ता है, रेट यानी स्पीड पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कितना भी ड्यूरेशन दीजिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन्स द सेम। तो दो बातें हैं, एक है रेट पर क्या असर पड़ रहा है और एक है ओवरऑल यील्ड पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो ध्यान रखना, डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट अफेक्ट्स टोटल यील्ड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि 2 घंटे दोगे तो कम खाना बनेगा, 10 घंटे दोगे तो ज्यादा खाना बनेगा। तो ये चीज आपका ड्यूरेशन का कंडीशन है। अच्छा, except for plants in shades or in dense forest, light is rarely a limiting factor. A very important point. ठीक है, लाइट जो है वो जनरली कम नहीं पड़ता। लाइट अवेलेबल है हमारे पूरे प्लैनेट पर, ठीक है। लाइट इज अवेलेबल थ्रू आउट द प्लैनेट। बस कहां कहां पर प्रॉब्लम होती है, लिमिटिंग फैक्टर कब होगा, लिमिटिंग फैक्टर कब होगा, पोल्स पर
है ना। पोल्स पर आप जानते हो कि बहुत दिन तक अंधेरा रहता है। जैसे आप नॉर्वे जाओगे, यूरोपियन कंट्री है, तो 6 महीना दिन है, 6 महीना रात है, ठीक है। या पोल्स पर ही आप चले जाओगे आर्कटिक में या अंटार्कटिका पे, तो वहां पर आप देखोगे कि लगभग ऑलमोस्ट 50-50% दिन और रात रहता है, या तो लगातार रात रहेगा या तो लगातार दिन रहेगा। तो ये जो है पोल्स पर एक प्रॉब्लम, यहां पर लाइट की प्रॉब्लम है एक। दूसरा, जो डेंस फॉरेस्ट है ना, तो आप जानते हो बहुत सारे जब पेड़ होते हैं और एकदम पास पास रहेंगे तो बेचारे जो बहुत छोटे, जो शॉर्ट हाइट वाले जो प्लांट्स हैं, उन तक लाइट नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो वो जो छोटे वाले प्लांट्स हैं उनके लिए लाइट क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। तो लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए होता है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, फॉर शॉर्ट प्लांट्स। डेंस फॉरेस्ट। इसके अलावा यहां पर जो है डेंस पोल्स हो गए, डेंस फॉरेस्ट हो गया। इसके अलावा जो डीप सी या डीप ओशन होते हैं, आप जानते हो कि लगभग आधे किलोमीटर जाने के नीचे जाओगे, जब आप पानी में जाते जा रहे हो, है ना, नीचे जाते जा रहे हो, तुमने डिसाइड कर लिया कि आज डूब के ही मानेंगे, तो जब तुम डूब रहे होगे ना, तो लगभग मान के चलिए कि 500 मीटर तक जब आप जाओगे, उसके बाद फिर लगभग अंधेरा हो जाता है, ठीक है, अंधेरा हो गया, ठीक है। तो वो जो अंधेरा हो गया, तो वहां पर लाइट क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर इन लोकेशंस को छोड़कर जनरली कहीं पर नहीं मिलेगा। लाइट इज अवेलेबल थ्रू आउट द, यानी लाइट की कमी हमें कभी महसूस नहीं होगी। नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड फैक्टर हमारा CO2। CO2 अरे बताओ कोई जिंदा है क्या, जिंदा है बताओ कोई, या मैं अकेला ही हूं यहां पे, जल्दी जल्दी बोलो। हो क्या, क्या बात है, बीरेंद्र भी है, आकर्ष भी है, क्या आज लौंडे हैं, जूही, सुमित, क्या बात है, सोनी भी है। मेरे को तो लगा आज सो ही गए सारे, देखो सोना नहीं, बता दे रहा हूं मैं। चलो ठीक है, चलो देखते हैं यहां पर अगला फैक्टर, ठीक है। लाइट तो एक हो गया, CO2। अब देखो जो भी हमारे जो बेसिक टर्म्स है ना, वो लगभग कवर हो गए हैं। अब यहां पर जो है, अब लगभग वैसा कोई डरावना वर्ड नहीं है। कंपनसेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, ये दोनों टर्म्स हैं जो कि थोड़ा सा हमें डाउट लगता है वहां पर, तो मैंने आपको ग्राफिकली दोनों दिखा दिया है कि क्या होता है। CO2 की अगर बात करें तो देखो सबसे पहली चीज है मेजर लिमिटिंग फैक्टर, यानी कोई अगर फैक्टर जो कम पड़ता है, सबसे ज्यादा चांसेस है कम होने के फोटोसिंथेसिस में, तो वो क्या है, CO2 है। क्यों? ऑब्वियस सा रीजन है कि यहां पर एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होता है, 0.03, मीगर 0.03% टू 0.04%, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसकी वजह से CO2 जो है, इट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, सबसे ज्यादा कम होता है, सबसे ज्यादा कम होने के चांस इसके होते हैं। यानी अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है तो उसके पीछे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होगा वो क्या होगा, CO2। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ना अलग अलग यूनिट्स में आपको दे दिया जाएगा। देखो कभी कभी परसेंट की फॉर्म में दिया रहेगा, कभी जो है पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में दिया रहेगा, ठीक है, और कभी जो है माइक्रोलीटर पर लीटर की टर्म्स में दिया रहेगा। गौतम भी है। तो चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना।
पार्ट्स पर मिलियन, और 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, है ना। तो यहां पर जब आप 0.03 को आप 10 लाख से डिवाइड करोगे एंड परसेंट को कन्वर्ट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और फिर माइक्रोलीटर पर लीटर ये तो आपको आता ही है यूनिट्स को कन्वर्ट करना। तो ये चीज आप ये याद रखिएगा कि यहां पर, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आपको आप चाहो तो याद रख सकते हो सिंपली, ठीक है। बस ये मैंने बता दिया कि कभी कभी क्या होता है यूनिट्स अलग अलग होते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अपन ना इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि नई चीजों को एक बार देखें, ठीक है। तो जितनी हुई ऐसी भी चीजें देखनी चाहिए कि जहां पर आपको फिर ज्यादा सोचना ना रहे एग्जाम हॉल में। C3 प्लांट्स, अच्छा देखो एक इफेक्ट है CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें थोड़ा सा मिसनॉमर टाइप के लगते हैं, ठीक है। मतलब उनको देखकर कुछ और लगेगा बट उनका मतलब कुछ और होता है। जैसे भी यहां पर फर्टिलाइजेशन इफेक्ट है, तो जनरली हम लोग फर्टिलाइजेशन से इमेजिन करते हैं कि देयर मस्ट बी सम फ्यूजन टाइप ऑफ थिंग, बट यहां पर कोई भी फ्यूजन नहीं हो रहा है। यहां पर फर्टिलाइजेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि CO2 की वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। CO2 बढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, और इसका फायदा किसको मिलता है C3 प्लांट्स को। C3 प्लांट्स को अगर आप जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में 0.03 to 0.04% है, ठीक है। तो यहां पर इफ CO2 concentration is increased to 0.05%, then it will benefit C3 more as compared to C4। C3 को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, C3 प्लांट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, C4 प्लांट को कम बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो C3 में फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है वो बाद में देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये आपको याद करना है कि इंक्रीज देयर फोटोसिंथेटिक यील्ड एट हाई CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इन प्लांट्स को जिनका फोटोसिंथेसिस बढ़ा सकते हैं हम लोग, इनको कहां पर ग्रो करते हैं ग्रीन हाउस में, ठीक है। ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं, मतलब वहां पर ग्लास का आप जो है हाउस बनाते हो, ठीक है, और उस ग्लास के हाउस के अंदर जो भी एटमॉस्फेयर देना है वो आप डिसाइड करते हो, यानी अंदर ठंडा रखना है कि गर्म रखना है, CO2 का कंसंट्रेशन कितना होता है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स आप देख पा रहे हो कि ये आपने देखा भी होगा कई सारी जगह पर ये चीज यूज करते हैं, जिन प्लांट्स को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, ठीक है, या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उनमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है, या फिर वहां पर आपको CO2 का कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, या फिर मॉइस्चर कितना होना चाहिए वो आप मेंटेन करना चाहते हो। तो यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप प्लांट को ग्रो करना चाहते हो तो कहां पर ग्रो कर सकते हो, ग्रीन हाउसेस के अंदर, ठीक है, ग्रीन हाउसेस के अंदर। तो ग्रीन हाउस के अंदर जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस क्रॉप्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा ग्रीन हाउस क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है इसको क्या बोलते हैं, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। अगेन देखिए फिर से सैचुरेशन पॉइंट आ गया, है ना, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। यानी अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें, ग्राफिकली अगर देखते हैं तो ये हो गया, इस एक्सिस पर हम ले लेते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और यहां पर हम लोग इस एक्सिस पर लेते हैं CO2 का कंसंट्रेशन, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं उधर।
हाँ भाई, मान लो कि एक ग्राफ लेते हैं और इस एक्सिस पर हम रखते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इस पर रखते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ा रहे हैं। और यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। ठीक, अब यहां पर सिचुएशन क्या है कि मान लो कि यहां पर तो क्या हो गया 0, फिर मान लेते हैं यहां पर 10 ppm, फिर यहां पर 100 ppm, यहां पर 360 ppm और यहां पर 460 ppm। या अलग अलग कर लेते हैं यार। (360 ppm). For example, this is case of C4 plant। ठीक है, ये C4 प्लांट के लिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये यहां से ग्राफ चालू हो रहा है और फिर ये कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 पॉइंट हो गए, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट हो गया। कौन सा? 360 ppm वाला। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? यहां पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0 to 10 ppm और यहां पर कितना है? 360 ppm। तो यहां आप देख सकते हो कि ये 2 पॉइंट जो हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये A पॉइंट हो गया और ये जो पॉइंट है ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, और फिर एक टाइम के बाद ये नीचे भी आएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला जो एक पॉइंट होगा ये मैक्सिमा वाला पॉइंट जो आपका बोलते हो आप, ये कंडीशन, एक ये भी पॉइंट आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर 500 ppm है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया? कंपनसेशन पॉइंट। ये हो गया CO2 कंपनसेशन पॉइंट, है ना? यानी ये CO2 का वो कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे कम हो रहा है। अगर तुम इससे भी कम करोगे, है ना, मान लो 10 ppm है, अगर तुम 10 ppm से कम करोगे तो वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना कम हो जाएगा कि आपका प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। बी जो है ये क्या हो गया? CO2 सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या? प्लांट को अब मजा आ रहा है फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? भूखमरी। तो C4 प्लांट का जो भूखमरी है, ठीक है, भूखमरी है, वो कौन से पॉइंट पर आता है? 0 to 10 ppm। ठीक है, और मजा किस पॉइंट पर आता है? भूखमरी मतलब कॉम्पनसेशन, मजा मतलब क्या? सैचुरेशन। तो मजा कौन सा पॉइंट पर आता है? 360 पर। 360 ppm पर वो हमेशा, जब आपको किसी चीज में मजा आ रहा है तो यानी आप कंटिन्यूअसली कर सकते हो, कभी कितनी देर, कितने टाइम तक। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये मजे वाला पॉइंट है, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट 360 ppm। अगर इसको कंपेयर करें C3 के साथ, ठीक है, सेम एक्सेस पर कंपेयर करें
तो यहां पर आपका जो कॉम्पनसेशन और सैचुरेशन है वो चेंज हो जाएगा। 100 ppm और 460 ppm, यहां पर जो है आपका वैल्यू चेंज हो गया। वैल्यू जो है वो चेंज हो गया। आप देख सकते हो कि यहां पर ये स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, इसके पहले तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा। 100 ppm कम से कम चाहिए, 50 से 100 ppm लगभग होता है, तो 50 to 100 ppm के बीच में यहां पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है यार, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। और फिर 460 पर इसका 460 ppm पर इसका सैचुरेशन आता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ए यानी कॉम्पनसेशन पॉइंट, और ये हो गया बी, ठीक है। तो यानी यहां पर जो है दिस इज केस ऑफ C3 प्लांट, ठीक है। यानी इसका जो भूखमरी आता है, यानी जो कॉम्पनसेशन आता है वो कितने पे आता है, 50 to 100 ppm। एंड इसको जो मजा आता है यानी सैचुरेशन, ठीक है, मजा मतलब क्या, सैचुरेशन जो आता है वो कितने पे आता है, 460 ppm। तो ध्यान रखिएगा व्हाट इज भूखमरी जो लिखा हुआ है दैट इज कॉम्पनसेशन, एंड जो आपका मजा लिखा हुआ दैट इज सैचुरेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक सवाल का आंसर दो, इसमें से बताओ कि CO2 की जरूरत किसको ज्यादा है, C3 प्लांट को है कि C4 प्लांट को है, जल्दी बताओ। विच प्लांट रिक्वायर्स मोर CO2? विच प्लांट रिक्वायर्स मोर CO2? विच प्लांट रिक्वायर्स मोर CO2? C3 को ज्यादा जरूरत होता है या C4 को ज्यादा जरूरत होता है? बिल्कुल बढ़िया जूही, बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन। आपको बताना है कि CO2 की जरूरत किसको ज्यादा है, C4 प्लांट को कि C3 प्लांट को? बिल्कुल बढ़िया सुमित, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। तो एक बस यहां पर जो है एक आखिरी क्वेश्चन जो है, बस एक आखिरी क्वेश्चन बता दो, बस फिर छोड़ दूंगा, फिर नहीं बोलूंगा। और एक सवाल का ये घर पे बैठ के आंसर करना कि विच प्लांट फेस CO2 as limiting factor more, C3 प्लांट और C4 प्लांट, ठीक है। ये बिल्कुल ना 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 C3, इसका जो जवाब है ध्यान रखना है कि C3 प्लांट require more CO2 than C4। देखो ना, इसका भूखमरी 10 ppm पे आ रहा था, उसको सिर्फ 10 रोटी लग रहा था खाने के लिए, मतलब 10 से कम दोगे तब भूखा मरेगा। इसको 100 रोटी की जरूरत है, 100 रोटी से कम दोगे ना तो ये भूखा मर जाएगा। तो यहां पर आपको समझ, इसीलिए तो यार हिंदी में लिख दिया, और क्या हेल्प करूं तुम्हें बताओ। यहां पर इनको C4 प्लांट 10 रोटी से काम चला सकते हैं मिनिमम, और इनको मिनिमम कितना चाहिए, 100 रोटी। इनको मजा कितने में आता है, 350 रोटी खाने पर इनको मजा आ जाता है। इनको कितने में मजा आता है, 450 रोटी देना पड़ता है तब इनको जाके मजा आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि C3 रिक्वायर्स मोर CO2 देन कंपेयर टू C4।
ठीक है। तो ये चीज आपको अब ये सब कुछ पढ़ना है तुम्हें, है ना। अब कुछ नहीं बताऊंगा, हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको घर पे। टेम्परेचर वाला खुद पढ़ना है, इट इज जस्ट लैंग्वेज, ठीक है, इसमें कुछ भी समझाना नहीं है। पानी भी खुद पढ़ना है, ऑक्सीजन भी खुद पढ़ना है, ये सब एक्सप्लेन कर चुका, ऑक्सीजन का रोल बता चुका हूं फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है। पानी ये खुद से पढ़ने का होता है ना, पानी नहीं बता। इंटरनल फैक्टर क्लोरोफिल डैमेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एंड फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी खाना जितना ज्यादा रहेगा फोटोसिंथेसिस उतना कम रहेगा। प्लांट के अंदर अगर ऑलरेडी खाना है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इज फ्रॉम माय साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। So congratulations to all of you, no not for you, not for me, ठीक है। congratulations to me, आप successfully completed photosynthesis, and अगले टेस्ट में respiration आ रहा है, तो इसको एक बार बस रीडिंग मार के छोड़ दो और अपना टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। फिर जब वो रेस्पिरेशन खत्म हो जाए तो इस पर आना और सारे पॉइंट्स को देखिएगा क्या क्या हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनी सिंगल थिंग बियॉन्ड योर NCERT, सो प्लीज डू रेफर द स्लाइड्स एंड देन रीड NCERT, ठीक है। डायरेक्टली NCERT पे नहीं कूदना है, पहले आप स्लाइड्स पढ़िए, ठीक है। स्लाइड्स पढ़ने के बाद जब NCERT जाओगे तो समझ में आएगा कि ओ इस लाइन का मतलब ये था, ठीक है। तो ये चीज के साथ विद दिस नोट आई एंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जूही।